ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, हम लोगों के सवाल लें, लेकिन चूंकि अब सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, अक्सर रिटर्न फाइल करने के बाद फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं टैक्स गुरु के पास, देखो हमने तो ये गलती कर दी, हमने तो वो गलती कर दी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले उनको बता दिया जाए गलती कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ गुंजाइश है, ताकि अभी सतर्क हो जाए। देखिए लक्ष्मण, गलतियों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। अच्छा, लंबी है। पर मैंने 8 गलतियां निकाली हैं जो आमूमन होती हैं, जो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी टैक्स गुरु के जो दर्शक हैं वो इसको नोट कर लें कि इन गलतियों का खास आपने ध्यान रखना है जो गलती होती हैं, और ये गलती बहुत पुराने टैक्स पेयर्स से भी हो जाती है। तो सबसे पहली गलती जो हमने पहले डिस्कस किया कि लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं बिना 26 AS और AIS देखे। सबसे भारी भरकम गलती मैं इसको मानता हूँ। बिना उसको देखे आपने रिटर्न नहीं फाइल करनी है। दूसरी कि आप ऐसा ही है कि बगैर आईना देखे आप सच संवर रहे हैं। हाँ, पर बिना आईना देखे भी कई लोग सच सवर जाते हैं, उससे भी भारी गलती अगर कुछ हो तो हो। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म गलत चूज कर लेते हैं, तो उससे आपके रिटर्न डिफेक्टिव। मान लीजिए आपको ITR 1 अप्लाई करता है, आप 2 ले लेते हैं, 2 अप्लाई करता है, आप 3 ले लेते हैं, 3 की जगह 2 ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बिल्कुल सही चूज करना है। उसके लिए हम समय समय पर बताते रहते हैं, आगे भी मुझे लग रहा है रिटर्न फाइलिंग से पहले एक दफ़े और इसको बता देंगे, जिससे कि रिटर्न आप गलत ना चूज करें। हालांकि मेरा मानना है कि ये जो गलती है ना, ये हमारी गलती नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गलती है। अगर हम गलत चूज करें तो बता दो ना कि नहीं नहीं, ये आपके तहत नहीं आता है। नहीं, वो इसलिए लक्ष्मण होता है क्योंकि कुछ ओवरलैप भी है। जैसे मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, एक्स अमाउंट से ऊपर है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आयकर पोर्टल पे पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। वो जब प्रोसेस करते हैं तब पता लगता है उसको। तीसरी गलती होती है कि आप, बहुत कॉमन ये गलती होती है कि सभी का पैसा बैंक में पड़ा होता है, और मेरे ख्याल सेविंग अकाउंट तो हर किसी का होता है। आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, यानी कि बैंक इंटरेस्ट जो आपने साल में कमाया है, अब कमाया क्या, वो तो बैंक से अपने आप ही आता है, उस इंटरेस्ट को दिखाना भूल जाते हैं। या जो आपने मान लीजिए FD 3 साल की करी हुई है मैंने, अब वो FD में आपको कायदे से एक्रूड इंटरेस्ट दिखाना चाहिए हर साल का, वो नहीं दिखाते। तो इंटरेस्ट इनकम को ना दिखाना, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो शेड्यूल होता है, ये गलती सबसे ज़्यादा मैंने देखी है कि लोग करते हैं। चौथी गलती कि आप फॉरेन सोर्सेज की इनकम दिखाना भूल जाते हैं। मतलब फॉरेन में कोई एसेट है, कोई निवेश किया, वो सोचते हैं, या कई दफ़े याद नहीं, मैं ये नहीं कहता कि गलतियाँ जानबूझ के होती हैं, अनजाने में हो जाती हैं। ये चौथी गलती। अब आते हैं पांचवी गलती, और बहुत भारी भरकम गलती होती है कि आप बैंक अकाउंट की डिटेल गलत भर देते हैं। अब बैंक अकाउंट की डिटेल गलत भरने से क्या होता है कि आपका अगर रिफंड आना है तो वो रिफंड नहीं आएगा। पांचवी बल्कि छठी गलती हो गई कि आप रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। जो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। अब आता हूं मैं सातवीं गलती पे। सातवीं गलती है, आपको पता होगा कुछ इनकम्स क्लब होती हैं, माइनर की, पत्नी की और एक बहू की, यानी कि ससुर साहब बहू की। ये 3 ऐसे हैं जहां पर HUF में भी होती है, ये क्लबिंग होती है। तो आप क्लब्ड इनकम दिखाना भूल जाते हैं, ये 7वीं गलती। और 8वीं गलती जो सबसे कॉमन मैंने देखी है कि जिस इनकम पर लक्ष्मण टैक्स नहीं लगता है, जिसको हम एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम है तो क्या इस पर टैक्स दिखाना, पर EI शेड्यूल ITR फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना हम भूल जाते हैं। तो ये 8 गलतियां मैंने देखी, गलतियों की लंबी फेहरिस्त में से ये 8 गलतियां सबसे ज्यादा कॉमन है जो आमूमन कर जाते हैं। तो हम चाहते हैं लक्ष्मण के कम से कम जो टैक्स गुरु नियमित रूप से देखते हैं, नियमित क्या, कभी कभी भी अगर देखते हैं, वो कम से कम ये गलती कभी कभी क्यों देखें, नियमित तौर पे बिल्कुल नियमित देखें, पर मान लीजिए रेगुलर नहीं भी देख पाते हैं, तब भी एक बार भी देखा है तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं गलती करनी चाहिए। और ये सारी गलतियां जो, इसको एक तरीके से कहें कि एक चेकलिस्ट की तरह रख लीजिए जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं, और देख लीजिए ऐसी गलतियां तो हम नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फाइल करने से पहले इसको सुधार लीजिए। और जब गलतियां कर बैठते हैं उसके बाद भी दिक्कत हुई तो हम लोग हैं, लेकिन चाहते हैं गलतियां ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। वापस से शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। एक सवाल आया है महाराष्ट्र से, विजय जी का, ये ईमेल पे है, लेकिन सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए मैं ले रहा हूँ। दरअसल ये अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये दरअसल 2010 की है, और 2013 में इनकी माँ के नाम पे लीज रजिस्ट्रेशन हुआ था, और 2017 में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उसका प्रॉपर्टी इनके नाम पर आ गई। अब ये मार्च 2025 को 44 लाख रुपए में बिक्री के लिए डीड करने जा रहे हैं, मतलब डीड कर रहे हैं। इस पर अब टैक्स कैसे बचाएं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जब आप बेचने जा रहे हैं
तो अब आपको पता होगा कि अब दो ऑप्शन मिलती हैं किसी को भी कि या तो आप इंडेक्सेशन लीजिए, इंडेक्सेशन आप लेते हैं तो आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते हैं, और आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पे कैसे निकाला जाता है। आपको अपनी जो सेल प्राइस है उसमें से जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ के इंडेक्स ले, आज के इंडेक्स ले, दोनों को इंडेक्सेशन करके तो आप 20% टैक्स देंगे। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं विजय जी के लिए, तो फिर आप 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफरेंस देंगे। डिफरेंस किसका देंगे? जिस प्राइस पे आपने लीज होल्ड खरीदी थी और जिस प्राइस पे आप लीज होल्ड बेच रहे हैं, सीधा सीधा दोनों को उसमें माइनस कर दें, और जो भी कैपिटल गेन आता है, 44 लाख आपने कहा बेच रहे हैं तो कॉस्ट भी कुछ होगी, उसको इसमें से घटा के 12.5% सीधा उस पर टैक्स दे दें। और मान लीजिए टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कोई दूसरी प्रॉपर्टी सेक्शन 54F के अंतर्गत आप दूसरी प्रॉपर्टी, और मजे की बात यह है कि दूसरी प्रॉपर्टी में आपको पूरा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो कैपिटल गेन हुआ है, जो इतना मुनाफा हुआ है, उसमें से आप एक कोई दूसरा मकान ले लीजिए तो आपका पूरा का पूरा ये टैक्स बच जाएगा। तो आपको मैंने 3 तरीके, या 20% दे, या 12.5% दे, या कुछ भी ना दे, वो भी आपको बता दिया। ये तो कुछ भी ना दे वाला ज़्यादा चुनना चाहेंगे, तो ये तीनों तरीके आप ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। इस बीच चलते हैं कोलकाता, जहाँ से प्रदीप साहनी जी हमारे साथ फोन नंबर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके पास? देखिए, मैं तो रिटायर्ड हूँ और मेरे वाइफ भी हाउस वाइफ है, उनका कोई इनकम नहीं है, तो अगर मैं वाइफ के नाम में कोई एफडी करूंगा जी, तो ये क्या ये टैक्सेबल होगा? जी हाँ, वाइफ के नाम आप एफडी करेंगे तो पहले तो वाइफ खुश होंगी लक्ष्मण, पहले तो ये बात है। दूसरा ये कि आप वाइफ से ज्यादा चिंता टैक्स की है। जी, मैं उस पे आ रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं समा बांध दूं जरा। तो आप जब वाइफ के नाम एफडी करेंगे, उस एफडी पे प्रदीप जी जो ब्याज आएगा, वो ब्याज सेक्शन 64 एक इनकम टैक्स एक्ट में है, उसमें आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो आपने अपनी वाइफ को दिया, वो एक गिफ्ट हो गया, पर ये गिफ्ट ऐसा हुआ जिसकी इनकम क्लब हो गई। पर एक चीज इसमें मैं और बता दूं, इस ब्याज पर जो ब्याज आएगा वो आपकी वाइफ का होगा। तो पहली बात तो आप एफडी करेंगे, ब्याज आएगा वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा, और ये गिफ्ट भले ही माना जाएगा, पैसे उनके हो जाएंगे, पर इनकम ये आप ही की होगी, ऐसा सेक्शन 64 आयकर अधिनियम का कहता है। साहनी जी कोई कंफ्यूजन? वाइफ का अगर आईटीआर फाइल करता हूँ तो भी वो इनकम मेरा पास में आ जाएगा? जी हाँ, इनकम आप फाइल करेंगे तब भी। अभी मैंने जब हम रिटर्न्स की बात कर रहे थे और रिटर्न्स में लक्ष्मण गलतियों की बात कर रहे थे, तो उसमें एक गलती होती है, उसमें एक इनकम टैक्स रिटर्न में एक कॉलम होता है क्लब्ड इनकम। प्रदीप जी ध्यान से देखिएगा, तो क्लब्ड इनकम भरने के लिए अलग जगह होती है, तो उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा। भले ही वाइफ की आप रिटर्न फाइल करें तब भी ये आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। रिटर्न फाइल करने से क्लबिंग माफ नहीं होती है, ये मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, रिटर्न फाइल करने से क्लबिंग माफ नहीं होती। क्लब करने से रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, क्लब करेंगे तो आप अपने में दिखाएंगे, में दिखाएगा उसको। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक छोटा सवाल लेते हैं जल्दी से चंदन जोशी जी का। दरअसल इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है, स्टूडेंट है, 2022 में 5 लाख रुपए से शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया था। अब इनका पोर्टफोलियो 12 लाख रुपए का हो गया, अच्छी खासी कमाई हो गई मुझे लगता है, और मेरी कोई और इनकम नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। ये पैसे इनको गिफ्ट पे मिले थे। हर साल लगभग 2 से 3 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या इस पर इनको कोई टैक्स देना होगा? प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स देना ही चाहिए। चंदन जी स्टूडेंट है, 5 लाख लिए 12 लाख हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा, बड़े इंस्पायरिंग स्टूडेंट लगते हैं। 2 से 3 लाख अगर साल का चंदन आपको हो रहा है तो आपको पहले न्यू रजीम या ओल्ड रजीम आप चूज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको न्यू रजीम चूज करनी चाहिए, क्योंकि न्यू रजीम में अब 4 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन है। तो लक्ष्मण ध्यान दीजिएगा, ये चंदन के लिए जरूरी है कि 4 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, पर 4 लाख से ऊपर अगर कैपिटल गेन होता है तो वो फिर सेक्शन 87A के दायरे में चला जाता है, उसमें ये कवर नहीं होगा। तो इनकी, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 लाख बताया है, तो मैं इनको सीधा सलाह दूंगा कि न्यू रेजिम चूज करें, जीरो टैक्स करें, और बल्कि हम तो कहेंगे इनको मुनाफा और भी ज्यादा हो कल को, तो आप भले ही थोड़ा टैक्स देना भी पड़ता है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हर साल जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे लगता है इनको शॉर्ट टर्म गेन भी होता होगा। अगर शॉर्ट टर्म भी हो रहा है वो भी 4 लाख के दायरे में आ जाएगा। तो 4 लाख के दायरे में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मिला के आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने, लेकिन आप तो कह रहे थे आप लोग के 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नहीं, हाँ, आप नहीं, देखिए तकनीकी पेच है, आप पूछा, हालांकि मैं इसको बताता रहता हूं, पर ये अच्छा है, बार बार सबको सुनना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट पे है 12.5%, जो स्पेशल रेट की इनकम होती है लक्ष्मण, वो 87A के दायरे से बाहर रहती है।
बेसिक एग्जामेशन में तो आ जाती है, पर स्पेशल रेट के, क्योंकि वैसे रेट तो स्लैब रेट्स हैं और ये 12.5% पे होता है, तो वो 87A 12 लाख मिला, 87A की वजह से 12 लाख है, वैसे तो 4 लाख लिमिट है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 87A के बाहर रहने की वजह से उस पर आपको टैक्स फिर देना पड़ेगा, फिर 12 लाख नहीं। तो 12 लाख और फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं होगा जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल इंसान कमा रहे हैं, मोटी मोटी बात ये है। तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं सीधे आपको अपने टैक्स गुरु से बातचीत करवा सकूँ और हर कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।